ये है महंगे H1B वीज़ा की और हम कह रहे हैं कि अब इसका नतीजा क्या होगा। ब्रेक से पहले काफ़ी कुछ डिस्कस किया, खास तौर पे हमारा फोकस आज बातचीत में इस वक्त उस पर था कि जो हुआ सो तो हुआ, लेकिन जो लोग उस अमेरिकन ड्रीम के साथ अपनी पूरी करियर को, पूरी एजुकेशन को सोचते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि एक दिन अमेरिका में काम करेंगे, तो वहाँ काम करने के लिए जो वीज़ा चाहिए H1B, अब उसकी कीमत इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि शायद जो कंपनीज उसे स्पॉन्सर करती थी या उसे लेती थी आपके लिए, वो अब पीछे हटेंगी, तो ये चीज़ अब मुश्किल होती चली जाएंगी। तो उसके क्या विकल्प हैं, ब्रेक से पहले उस पर बातचीत हुई। अगर आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं और उसे फोकस करना चाहते हैं उस तरीके से। नाउ कमिंग टू दोज हु आर ऑलरेडी हैविंग H1B वीज़ा, लेकिन क्या आगे उस पर भी कोई प्रॉब्लम होगी? तो निपुण साहब, अभी तो क्लियर किया है, क्लेरिफाई किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जिनके पास ऑलरेडी वो वीज़ा है उनको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में तो थोड़ी अफरा तफरी मच गई थी। इनफैक्ट मुझे याद है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही पहले बोला कि अरे जल्दी जल्दी आइए, फिर उन्होंने दोबारा एक रिलीज़ की कि नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं बाहर हैं तो। लेकिन क्या मौजूदा स्थिति को देखते हुए और जिस तरह की अप्रोच है मौजूदा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की, जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा हैं, उनको भी अब एक प्लान बी तैयार करके रखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल विपिन जी, आपने सही बोला कि एक बार अनसर्टेनिटी जो आदमी फेस कर चुका हो, दूध का जो जला होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वंस बर्न ट्वाइस शाय। तो एक अनिश्चितता तो सबके दिमाग में आ गई है, एंड आई थिंक इंडिया के लिए बहुत बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको कैपिटलाइज करने के लिए। और हमारे सामने रियल टाइम एग्जांपल्स हैं जहां पे कंट्रीज ने फायदा लिया है। आज हम सब जानते हैं कि दुनिया की नंबर 1 चिप कंपनी जो है वो TSMC है, ताइवान की। ताइवान के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं, और उन्होंने एक प्रोग्राम अपना लॉन्च किया था जिसके अंदर TSMC के जो फाउंडर्स थे वो अमेरिका में काम कर रहे थे, और उन्होंने वहां पे स्टडी किया, वहां पे नॉलेज एक्वायर की, एंड उनको एनकरेज किया गया और उन लोगों ने आके TSMC को एस्टेब्लिश किया ताइवान में, और आज ताइवान जो है सेमीकंडक्टर्स में लीडर है। इसी तरीके से चाइना ने भी कुछ वर्ष पहले एक 1000 टैलेंट्स प्लान लॉन्च किया, जिसके अंदर उन्होंने जो आने वाले लोग थे उनको ग्रांट्स दी, उनको अपना स्टार्टअप सेटअप करने के लिए फंडिंग की, उनको अपने नेशनल रिसर्च फाउंडेशंस के अंदर अच्छी पोजीशन दी, अपने एकेडमिक्स और यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च के लिए उनको ग्रांट्स और फंड्स दिया। एंड एज ए रिजल्ट आज जो चाइना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल्स, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, इन सब में वर्ल्ड लीडर्स बन चुका है। एंड ऐसे ही एग्जांपल आप देख सकते हैं इजराइल, सिंगापुर और यूके के अंदर। तो भारत के पास सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। अभी आपने बताया कि करीबन 60 से 70% H1B वीजा धारक जो हैं वो भारतीय मूल के लोग हैं। तो जब उनके दिमाग में ये अनसर्टेनिटी है, और जब इंडिया इतनी फास्ट तेजी से ग्रोथ कर रहा है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट भी अच्छे आइडिया को बैक करने के लिए कैपिटल लगाने को तैयार हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के पास कि ये जो लोग जिनके मन में अब अनिश्चितता आ गई है कि दे आर नॉट वेलकम, दे आर बीइंग सीन एज पीपल हु आर टेकिंग अवे अमेरिकन जॉब्स, इन लोगों को हम जो है इंडिया में बुलाएं, और इनको हम अगर ये सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रांट्स, फास्ट ट्रैक करियर्स और अपनी स्टार्टअप सेटअप करने में हेल्प करेंगे, तो दिस कैन बी अ गेम चेंजर मोमेंट फॉर इंडिया। आज इंडिया, भारत जो है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला कंट्री है, तो ये जस्ट अबाउट राइट टाइम है। इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एंड अगर इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में काम करें तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है इंडिया के लिए। राइट, बिल्कुल सही। तो श्रुति मैम, ये तो एक तरीके का है कि स्टार्टअप और वहाँ पे बड़ा पुश मिल सकता है। दूसरा GCCs की, यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, सभी दर्शकों की सहूलियत के लिए, कि ये जैसा आप आउटसोर्सिंग देखते हैं, इनसोर्सिंग का तरीका है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आके भारत में अपने दफ्तर खोलती है और एम्प्लॉयज से यहाँ काम कराती है। हालांकि एक हाई लेवल वाइट कॉलर जॉब्स होते हैं, लेकिन क्या अब वो GCCs जो 2025 में, जस्ट मैं आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, अभी तक का सबसे बेहतरीन फर्स्ट हाफ है जब GCC लीजिंग, मतलब जो दफ्तर वो लोग खरीदते हैं, मैक्सिमम बाइंग हुई है, क्या अब ये प्रोसेस और तेज होती हुई नजर आएगी? जैसे निपुण जी भी कह रहे थे, अपॉर्चुनिटीज अभी इस समय बहुत हैवी है इंडिया के लिए। इनफैक्ट फॉर एनी कंट्री ऑन दिस साइड, फिलीपींस है, इंडिया है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं इस समय, बिकॉज ऑब्वियसली US हैज बिकम नॉन इंडिया फ्रेंडली और नॉन H1B फ्रेंडली और नॉन आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी फ्रेंडली प्लेस और नॉट warm place anymore right now.
for people who are applying for H-1B visas. So it's a great opportunity. GCCs में it may just increase, it may not increase. It's too early अभी कि हम ये बोलें कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा. मैं इसमें अभी वेट एंड वॉच एक नीति इसमें अपनाऊंगी कि देखना पड़ेगा क्या 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 चेंजेस रियली आएंगे. पैंडेमिक ने हमें एक चीज जरूर सिखाई है, अजाइल होना. पैंडेमिक ने हमें ये जरूर सिखाया है कि चीजें अचानक से बदल सकती हैं, तो इसलिए वेट करें, वॉच करें. अनसर्टेनिटीज बहुत है इस समय, क्लैरिटी मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा. और जो अभी चेंज हो रहा है, जो मैंने आपसे कहा, वो अगले 2 साल 3 साल रहेगा नहीं रहेगा, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है. ये भी हो सकता है जीसीसी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए और उसके बाद अगले 3 साल में कम हो जाए. ये भी हो सकता है कि इंडिया की जगह फिलीपींस में हो जाए. तो अभी वील हैव टू वेट एंड वॉच. जी ठीक है, लेकिन मैं इस कार्यक्रम का अंत इस बात से करना चाहूँगा कि डिसरप्शंस जो होते हैं वो कई बार अच्छे भी होते हैं. वो एक जो आपकी वस्तु स्थिति बनी रहती है, एक जो एक जैसी चीज़ बनी रहती है, उसको तोड़ते हैं. और जब जब ऐसा होता है आप नई राहें तलाशते हैं, और नई राहें तलाशते हैं तो बेहतर परिणाम भी पाते हैं. तो शायद ये भी एक ऐसा मौका है जो हम अभी देख रहे हैं कि टैरिफ्स के कारण मैन्युफैक्चरिंग को जो हो रहा है, प्रधानमंत्री ने जो स्वदेशी का नारा दिया है, मेड इन इंडिया को फिर से एक बार प्रमोट किया है, उसी तरीके से अब हम जॉब्स इन इंडिया या जॉब्स अवे फ्रॉम अमेरिका, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बहुत कुछ है जो सोचा और देखा जा सकता है. यानी बहुत सारी नई राहें हैं. अगर कोई एक चीज़ या एक राह मुश्किल होती है तो बहुत बहुत